आपका स्वागत है फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं NISM 5A का चैप्टर 6 जो कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर है। याद रखिए, इस श्रृंखला में हम आपके साथ में NISM 5A के 12 चैप्टर्स की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही छोटा चैप्टर है जिससे आप कुछ 3-4 क्वेश्चन शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे आपके जिंदगी से रिलेटेड है, जहां पर हम जो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है, कितने तरह के लोग होते हैं, किस किस तरह से इंडिया में म्यूचुअल फंड बेचा जा सकता है, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप से गुजरना होगा, हमारे इस इंडस्ट्री में हमारी आपकी अर्निंग्स क्या है, एंड ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बारे में बताया गया है जो कि एम्फी बताती है। एंड लास्ट में हमने चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिस्कशन किया है। तो बड़ा ही छोटा चैप्टर है एंड आई होप ये थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा। स्टार्ट करते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। तो इतना जानिए दोस्तों कि एक इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि उसे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और अल्टीमेटली जाकर के वो हमारे माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर पाता है। इस पूरे दौरान वो जो स्टेप से गुजरता है वहां पर दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि कस्टमर को रिस्क प्रोफाइलिंग करके एसेट एलोकेशन करके फिर उसका इन्वेस्टमेंट को हम सही स्कीम में लगाते हैं। एंड देन फंड मैनेजर, जो कि अल्टीमेटली उसका पैसा मैनेज करता है। सो राइट फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द पोर्टफोलियो, it goes through two main hands, which is mutual fund distributor and the fund manager. So mutual fund distributors कितने प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं और नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज होती हैं। सो इंडिविजुअल प्लेयर्स कौन है? हम और आप, जो कि एक ARN होल्डर होते हैं। इसके अलावा कई नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज भी होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं बोलूंगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी फिनोमैटिक फिनटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, we are a private limited company and we can sell mutual funds. So again there are players like आपने नाम सुना होगा NJ Prudent वगैरह, जो कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनका प्रेजेंस ऑल अक्रॉस इंडिया के अंदर में है। सो दे आर ऑल्सो कंपनीज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड्स। देन देयर आर NBFC, जैसे आपने नाम सुना होगा बजाज कैपिटल। बजाज कैपिटल एक डिपॉजिट टेकिंग NBFC है जो कि म्यूचुअल फंड्स सेल कर सकती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो है बैंक्स। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि एवरी बैंक इन इंडिया एक्चुअली सेल म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अल्टीमेटली हमारे आपकी तरह एक ARN होल्डर है जो कि अपनी डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू, अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज के थ्रू म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है। एंड देन देयर आर स्टॉक ब्रोकर्स लाइक लेट्स से कोटक सिक्योरिटीज और एडलवाइस और मोतीलाल ओसवाल, all of them being stock brokers also sell mutual fund on their platform. So there are various types of mutual fund distributors. अगर मैं बात करूं कि क्या-क्या प्लेटफॉर्म्स से म्यूचुअल फंड बेचा जा सकता है, तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स। ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स, जैसे आपने अभी देखा हाल फिलहाल में पेटीएम, जो कि म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है, तो आप उनके चैनल पर जाकर के आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिससे कि NSE हुआ, BSE हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां से भी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड खरीदाया जा सकता है। तीसरा है MF यूटिलिटीज, ये एक नॉन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां से म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। चौथा है कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल एप्स में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। फॉर एग्जांपल, फिनोमैटिक के सारे कस्टमर्स के पास में एक मोबाइल ऐप का लॉगिन है और एक वेब पोर्टल का लॉगिन है जहां से वो अपना सारा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो वहां से परचेज रिडेम्पशन वगैरह भी कर सकते हैं। सो MFDs like us can also provide a mobile app or a computer based platform to the client wherein they can buy or sell mutual funds. And last is the electronic platform by the AMCs, in the sense that every mutual fund house have their own app, have their own customer login, whereby a customer can go to their platform and buy mutual funds directly from them as well.
सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जर्नी में आपको किन स्टेप से गुजरना पड़ता है? सबसे पहला होता है कि आपको NISM सर्टिफिकेशन लेना होगा, जिसके लिए हम और आप तैयारी कर रहे हैं। NISM सर्टिफिकेशन लेने के लिए आप NISM जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है, आप उनका एक 5A बोल के एग्जाम क्लियर करते हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो अभी फिलहाल। NISM 5A का एग्जाम देने के बाद आपके पास में जब पासिंग सर्टिफिकेट आ जाता है, तब आप KYD का रिक्वायरमेंट करने जाते हैं। तो NISM सर्टिफिकेशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं फटाफट कि इन द करंट पैंडेमिक सिचुएशन people can give the NISM exam not just by going to the NISM accredited centers in their respective cities, but they can also give this NISM exam from their home. जी हाँ, सो हाल फिलहाल में NISM ने रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स स्टार्ट किए हैं, जिस सुविधा के थ्रू आप घर बैठे बैठे अपने सिस्टम को उनके सिस्टम के हिसाब से कंपैटिबल बना करके आप अपने चाहे घर हो चाहे अपने घर के नजदीक के साइबर कैफे हो, आप वहां जाकर के एग्जाम दे सकते हो। सो आफ्टर यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, आपको क्या करना है? आपको अपना KYD रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है। आइडियली KYD रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए आप कैंप्स के ऑफिस जाते हो और वहां जाकर के आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में दिखाते हो और वहां पर फिर उनके बताए हुए फॉर्मेलिटीज पेपर डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करते हो और आप एमफी के नाम का ड्राफ्ट देते हो। But again, in the current pandemic situation, Amphi has done a wonderful step for the distributor community, whereas they have allowed ARN and EUN registrations to be done online. जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे बैठे अपना ARN EUN का एप्लीकेशन या रिन्यूअल आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके लिए आपको घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। So after you have done your KYD requirements, आपका सारा डिटेल्स जाता है एम्फी के पास में, and after Amphi has verified all your details, then they allocate you an ARN number. ARN number एक तरीके से आप समझो कि आपने एम्फी की सदस्यता पा ली। अब आप ऐसे सोचो कि आज मैं किसी के घर में बेल बजाता हूँ। अब अभी मान लीजिए मेरे घर में कोई आना चाहता है, तो क्या मैं हर किसी आदमी को अपने घर में घुसने दे दूंगा? नहीं, मैं पहले अपने घर का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स है, मैं उनको बताऊंगा। अगर उनको समझ में आता है, तभी मैं उसको अपने घर का सदस्य बनाऊंगा या उसको अपने घर में रहने की जगह दूंगा। अगर कभी भी अगर वह उन नियमों का उल्लंघन करे, तब मैं उसको चाहूं तो अपने घर के बाहर भी निकाल सकता हूं। तो सिमिलरली, जब कोई भी पर्सन आफ्टर क्लियरिंग देयर NISM सर्टिफिकेशन एंड KYD रिक्वायरमेंट्स, when they apply to become a ARN holder, then Amphi gives them a complete set of regulations which is supposed to be followed, and इसी चीज को लेकर के they have to give this declaration that they would be following all those norms that Amphi has set for them, right? And if they find it to be find that to be violated, then they Amphi has got all the rights to take necessary disciplinary action against that ARN holder. सो आफ्टर यू हैव बिकम एन ARN होल्डर, अब क्या करना है? अब काम स्टार्ट करना है। तो काम स्टार्ट करने के लिए आप या तो रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास जाकर के आप अपने आप को इम्पैनल कर सकते हो, या आप किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जाकर के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। So at the time of impaneling with an AMC, एक certain declarations आपको देने होते हैं, which are standard declarations across all the AMCs, जहां पर आप पहले उनको कमिटमेंट देते हो कि आप उनके सारे नियम कानून को पालन करोगे। आप कोई भी अपने मन से ऐसा एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी मटेरियल नहीं छोड़ोगे मार्केट में जो कि AMC के अप्रूवल के बिना हो। आप कस्टमर को कोई भी स्कीम देने से पहले उनको बकायदा सारा रिस्क फैक्टर समझाओगे। आप कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करोगे जो कि नॉन ARN होल्डर है। आप कभी भी अपने कस्टमर को किसी भी तरह का किकबैक या कमीशन पासबैक या गिफ्ट्स वगैरह आप नहीं दोगे। एंड अगर AMC ने पता किया, मालूम किया कि आपने ऐसी गलतियां की हैं, तो AMCs can take necessary actions against you, which might also include terminating your empanelment at any point of time. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है हमारे कमाई के बारे में। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का इनकम कहां से होता है, ये वाला सेक्शन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सेक्शन से आते हैं।
सबसे पहला है ट्रेल कमीशन, उसके बाद है B30 कमीशन, फिर है ट्रांजैक्शन चार्जेस और उसके बाद है जीएसटी। तो मैं एक एक करके इन सारे सोर्सेज ऑफ इनकम पे आऊंगा जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेल कमीशन की। तो इतना आप जान के रखिएगा कि म्यूचुअल फंड एक इतना रिवॉर्डिंग करियर है कि जहां पर अगर आपका कस्टमर इन्वेस्टेड है तो जब तक वह अपने पैसे नहीं निकाले तब तक आपको उस पे कमीशन मिलता रहेगा। कमीशन किससे मिलेगा? क्या कस्टमर आपको कमीशन देगा? नो, कमीशन इज पेड बाय द एएमसी हु स्कीम यू हैव सोल्ड। अच्छा, कमीशन क्या एक बार मिलेगा? जी नहीं, मैंने आपको कहा कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कराया बट कस्टमर ने 10 साल तक पैसे सिस्टम में रख के रखे तो आपको 10 साल तक कमीशन मिलेगा। क्या 10 साल में मुझे एक बार या 10 बार कमीशन मिलेगा? नो, द आंसर इज 10 साल में 120 महीने होते हैं और आपको हर महीने आपके अकाउंट में कमीशन आ जाएंगे। एक और सवाल जो दिमाग में आता है कि सर क्या मैंने 1 लाख का चेक दिया था तो क्या मुझे 10 साल तक 1 लाख रुपए पे कमीशन मिलेगा? आंसर इज अगेन नो। कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस ऑन द AUM that you have with that particular AMC in that particular scheme on a daily basis। इसका मतलब ये है कि सर अगर आज मैंने 1 लाख रुपए डाले थे, लेट से 5 साल बाद वो 1,50,000 रुपए हो गए या 2 लाख रुपए हो गए, तो क्या कमीशन मुझे 1 लाख पे मिलेगा कि 2 लाख पे मिलेगा? आंसर इज वेरी सिंपल, आपको कमीशन 2 लाख पे मिलेगा। सो जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारा फंड घटता है या बढ़ता है, वैसे वैसे हम हमारा ट्रेल कमीशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सो ट्रेल कमीशन को कंप्यूट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपका टोटल AUM यू मल्टीप्लाई विद दैट द ट्रेल कमीशन रेट जो कि आपने AMC से अग्री किया है एंड यू डिवाइडेड बाय 365। सो ये आपका डेली बेसिस का ट्रेल कमीशन होता है। अच्छा, अब मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दूं कि मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है जिसने 1 लाख रुपए दिए थे जनवरी 2021 में। अभी हुआ क्या, 1 लाख रुपए उसने मान लीजिए 1 जनवरी को दिया था, अगले दिन मार्केट बढ़ गया वो 1,02,000 हो गया, उसके अगले दिन फिर मार्केट बढ़ गया वो 1,03,000 हो गया, फिर मार्केट गिर गया वो 1,01,500 हो गया, फिर वो 99,000 हो गया, 98,000 हो गया, फिर वो 1 लाख हो गया, फिर वो 1,50,000 1,05,000 हो गया। तो वो डेली बेसिस पे उसका AUM फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट? तो एट द टाइम ऑफ गिविंग कमीशंस the AMC don't give you commission on a daily basis, they will pay you commission once in every month। तो AMC क्या करेगी? AMC आपके 30 दिनों का कमीशन को 30 दिन का आपका एवरेज एसेट निकालेगी। और जैसे इस एग्जांपल में हमने दिखाया कि जनवरी में उस कस्टमर का एवरेज एसेट 1,01,032 रुपए का था। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर AMC से आपका कमीशन रेट जो नेगोशिएटेड है वो 0.6% है उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। तो ये याद रखिएगा कि 1,01,032 रुपए का 0.6% अगर मैं निकालने जाऊंगा तो वो कुछ 600 दो चार रुपए के आसपास होगा। बट क्या ये 600 दो चार रुपए मुझे एक बार में मिल जाएंगे? जी नहीं, ये कमीशन मुझे मंथली बेसिस पे मिलेगा, इसलिए मैं उसको डिवाइड बाय 12 कर देता हूं और मैं कहता हूं कि कस्टमर को 50 रुपए का कमीशन मिलेगा। सॉरी, नॉट नॉट कस्टमर, आपके MFD को 50 रुपीज 52 पैसे का कमीशन मिलेगा। सिमिलरली कस्टमर ने पैसे नहीं निकाले, ना ही उसने कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, बट फेब्रुवरी में भी उसका इन्वेस्टमेंट एज इट इज सिस्टम में रहा और फेब्रुवरी में मान लेते हैं मार्केट थोड़ा डाउन था और उसका एवरेज एसेट्स 99,215 हो गया। तो फिर से उस महीने के अंत में, अगले महीने की शुरुआत में रादर, AMC उसको कमीशन देगी जो कि 0.6% डिवाइड बाय 12 कर दीजिए तो आपका कमीशन आएगा 49 रुपीज 61 पैसे। ऐसे करते करते जनवरी से दिसंबर तक अगर मैं देख लूं तो किसी महीने उसे 50 रुपए का कमीशन आया, किसी महीने उसको 52 रुपए का कमीशन आया, दिसंबर में लेट से उसको 53.45 रुपीज का कमीशन आया। तो देखा जाएगा कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो शायद पूरे 2021 में एक कस्टमर का एवरेज एसेट रहा 1,04,256 रुपए का, जिसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड हाउस से उसको 625 रुपीज 74 पैसे का कमीशन आ गया, जो कि लगभग आपके 0.6% के आसपास का ही था। अब क्या हुआ, कस्टमर ने अगले 10 साल तक पैसे नहीं निकाले तो 2022 में मार्केट तेज था, वह 1,04,000 1,17,000 बन गया। तो भले ही हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने अभी कोई नया सेल नहीं किया है, लेकिन उस 1,17,000 पे भी पूरे साल में उसे कमीशन आते रहेंगे और उसने उस साल में 705 रुपए का कमीशन मिल जाएगा। सिमिलरली 2023, 2024, 2025 जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया, आपका कमीशन आपको हर महीने मिलता रहेगा। साल की तुलना करें तो साल में जहां आप शुरुआत आपने 625 रुपए से की थी, 2029-30 तक आते आते क्योंकि कस्टमर का फंड डबल हो गया तो आपका कमीशन भी डबल हो गया।
और आपको कमीशन 1350 रुपए मिलने लग गए। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इन 10 सालों के अंदर में भले ही हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने सिर्फ एक बार सेल किया और सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का चेक डाला, लेकिन उसने एक ऐसा बीज बो दिया जो कि उसको हर महीने फल दे रहा है, हर महीने उसको 50 से 60 से 70 रुपए का कमीशन उसको लाके दे रहा है। और यही फल का कारण है कि इन 10 सालों में उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उस कस्टमर से थ्रू दी एएमसी कमा लिया 9,802 रुपए। सो दिस एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेल कमीशन। तो दोस्तों हमने अभी तक डिस्कशन किया ट्रेल कमीशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि और बाकी क्या क्या तरह के कमीशंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं। दूसरा नंबर पे जो कमीशन आता है उसको हम कहते हैं B30 कमीशन। B30 का फुल फॉर्म होता है बियॉन्ड टॉप 30। तो पहले ये जान के रखिए कि एम्फी ने या सेबी ने पूरे भारतवर्ष को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक उन्होंने कहा कि हमारे टॉप 30 सिटीज हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि इन टॉप 30 सिटीज के बाद में जो भारत है उसको हम बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज कहते हैं। तो इनका मानना है कि भाई टॉप 30 सिटीज में लोगों को अवेयरनेस भी है, सारी सुविधा भी है, नॉलेज भी है, और आपके पास में सारे फंड हाउस के ऑफिसेज या आरटीए के ऑफिसेज भी हैं। तो इसलिए यहाँ बिजनेस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए इधर पे वो जो आपको कमीशन देंगे वो मेनली ट्रेल कमीशन ही मिलेगा। बट अगर आपने थोड़ा और मेहनत किया और आप बाहर के इलाकों में गए जहां पर ये सारी सुख सुविधाएं इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तब आपका एक एफर्ट या आपका कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए आपको सिर्फ 1 साल के लिए एक एडिशनल कमीशन भी दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं B30 कमीशन, यानी कि बियॉन्ड टॉप 30 कमीशन। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कैलकाटा से हूँ और अगर हमारे यहाँ से कोई बिजनेस कैलकाटा के पिन कोड से आता है, तो मैं कहूंगा कि भैया ये तो टॉप 30 लोकेशन से बिजनेस है, तो हमको ट्रेल कमीशन दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं कहता हूँ कि हमने बिजनेस किया लेट से मेदिनीपुर रीजन से, तो वो एक बियॉन्ड टॉप 30 रीजन है, और वहां से उठा हुआ बिजनेस का 1 साल के लिए हमें B30 कमीशन भी दिया जाएगा। और ये B30 कमीशन अगेन आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछता भी है कि वन टाइम बोल के कमीशन म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं होता है। ये बियॉन्ड टॉप 30 कमीशन भी जो आपको मिलेगा, ये 12 महीने तक तोड़ तोड़ के आपको मिलेगा। तीसरा आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस के अंदर में बेसिकली जब कोई एक एआरएन होल्डर एम्पैनल होता है किसी भी एएमसी के साथ में, तब वो डिसाइड करता है कि उसको ट्रांजैक्शन चार्जेस एट एन एआरएन लेवल उसको लेने हैं कि नहीं लेने हैं। मतलब ही हैज अ प्रोविजन टू ऑप्ट इन फॉर इट एंड ऑप्ट आउट फॉर इट। पहले ट्रांजैक्शन चार्जेस होता क्या मैं आपको बता दूं। ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर मैंने ऑप्ट इन कर रखा है, तो मैं अगर कोई भी फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का केवाईसी कराता हूं, तो मैं उससे 150 रुपए का चार्ज काट सकता हूं। और वही अगर अदर देन कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, अगर मैंने उसका इन्वेस्टमेंट लेकर के आया जो कि 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का है, तो मैं उसे 100 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज बोल के काट सकता हूँ। मतलब बोलने का मतलब ये है कि किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 100 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम में कट जाएगा, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में आ जाएगा, और 9,900 रुपए इन्वेस्ट होने के लिए जाएंगे। सो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस इज अ सॉर्ट ऑफ इनकम फॉर दी एमएफटी। पहले बात ये याद रखिएगा कि ये एआरएन लेवल पे अप्लाई होता है, ना कि एएमसी लेवल पे, ना कि स्कीम लेवल पे, ना कि क्लाइंट लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बोलूंगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में मैं जो इन्वेस्टमेंट कराऊंगा उसमें मैं ट्रांजैक्शन चार्ज काटूंगा, लेकिन लेट से मेरा ही म्यूचुअल फंड में मैं जो इन्वेस्टमेंट कराऊंगा उसके अंदर में मैं चार्ज नहीं काटूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं एसबीआई के लेट से ब्लू चिप फंड में ट्रांजैक्शन चार्ज काटूंगा, लेकिन एसबीआई के मल्टी कैप फंड में मैं ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं काटूंगा। तो ये स्कीम लेवल पे डिसाइड नहीं होता है। और तीसरा, मैं ये नहीं बोल सकता कि मिस्टर एक्स जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है और वो सब स्टेटमेंट्स वगैरह समझता है, तो मैं उसको चार्ज नहीं काटूंगा। लेकिन मिस्टर वाई जो कि इतना सब कुछ नहीं जानता, सिर्फ मेरे पर फेथ करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो मेरे से कभी कोई सवाल भी नहीं करेगा, तो मैं उससे ट्रांजैक्शन चार्ज काट लूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा तो हर कस्टमर के लिए कटेगा। सो दैट इज वेयर द ट्रांजैक्शन चार्जेस हैज टू बी डिसाइडेड एट एन एआरएन लेवल। सो ये एआरएन लेते वक्त एक एमएफडी को डिसाइड करना होता है कि वेदर ही वांट्स टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन चार्जेस।
प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो मार्केट में 99% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो इन ट्रांजैक्शन चार्जेस से ऑप्ट आउट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी आपको जो भी कमीशंस मिलते हैं उस पे जीएसटी का भी एक कंपोनेंट होता है, जो कि फंड हाउस आपको जीएसटी का पेमेंट करती है, मतलब आपको जो कमीशंस मिलते हैं दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले रखा है तो आप अकॉर्डिंगली आपने जो भी जीएसटी कमीशन जीएसटी पोर्शन कमीशन का आपने एएमसी से लिया, वो जीएसटी पोर्शन आपको गवर्नमेंट को टाइम से जमा करना होता है। अगर आपके पास में कुछ इनपुट क्रेडिट है तो आप उसको डिडक्ट भी कर सकते हैं। ट्रेल कमीशन हमने देख लिया, तो मैं इसको वापस नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो सेक्शन है इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड्स और एमसीज को बोला कि भाई आपको जो टोटल कमीशंस और एक्सपेंसेस आप जो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो वो आप अपने वेबसाइट पे बताओ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कुछ गलत काम नहीं करें, इसके लिए हमको उनका हर साल ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। तो ये बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, इसके लिए सेबी ने कहा कि मैं 4 क्राइटेरिया रखता हूं, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इन 4 में से कोई भी क्राइटेरिया में अगर फॉल करता है तो मैं उसको बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मानूंगा और उसका मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, एम्फी द्वारा अपॉइंटेड एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से मैं उसका हर साल ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करवाऊंगा। सो ये चार उसने क्राइटेरिया क्या रखे। पहला, अगर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी 20 से ज्यादा लोकेशंस में प्रेजेंस है, यानी कि 20 से ज्यादा उसके ऑफिसेज हैं, तो वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर माना जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में टोटल कॉर्पस एयूएम इज मोर देन 100 करोड़ तो वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर पूरे साल में सारे एएमसीज को मिला करके अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कमीशन कमाता है तो वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका ड्यू डिलिजेंस करना बनता है। और चौथा, उन्होंने क्राइटेरिया दिया कि हो सकता है कि एट अ इंडस्ट्री लेवल हमने 1 करोड़ रुपए का कमीशन नहीं कमाया, बट हम सारा का सारा काम किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में करते हैं और उस म्यूचुअल फंड हाउस से मैं साल का 50 लाख रुपए से ज्यादा का कमीशन कमाता हूं, तो भी मैं बड़े डिस्ट्रीब्यूटर गिनती में आऊंगा और मेरा ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अब ये एक लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का जिसको कि चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया है। थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूं कि चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज बेसिकली व्हेन एन इन्वेस्टर डिसाइड्स टू चेंज द सर्विसेज ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूटर टू अनदर। बेसिकली मीनिंग कि इन्वेस्टर मिस्टर एक्स जो कि एक एमएफडी है या एक बैंक है जिससे उसने इन्वेस्टमेंट कराया था, अगर वो देख रहा है कि मिस्टर एक्स उसको कोई भी तरह का सर्विस नहीं दे रहा है या उसको कोई भी तरह का अपडेट नहीं करता है या उसको स्टेटमेंट्स नहीं देता है, उसको समझाता नहीं है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को वो अपना फोलियो ट्रांसफर कर सकता है मिस्टर वाई के पास में। मिस्टर वाई विल बी द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हु इज मोर कन्विंसिंग टू द क्लाइंट। ये चीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अलाउड नहीं होती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप जानते हो कि आईआरडीए डज नॉट रियली परमिट डूइंग एनी कोड चेंजेस, बट हमारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी क्लाइंट स्पेसिफिक है एंड क्लाइंट सेंटर्ड क्लाइंट फोकस्ड है। इसीलिए सेबी ने कहा कि कस्टमर का जहां भला हो मुझे वो चीज करना है और उन्होंने कहा कि हम चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ करेंगे। लेकिन इस रेगुलेशन को लाने के बाद में एक प्रॉब्लम जो सेबी को दिख रही थी कि वो ये हो सकता था कि मार्केट में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपस में ही खाली चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का काम कराते रह जाएंगे और नया बिजनेस कुछ नहीं आएगा। इसीलिए इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कस्टमर का चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो ना ही प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन जाएगा, ना ही नए डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन मिलेगा। सो ट्रांसफर ऑफ एयूएम हो जाएगा सिर्फ एक क्लाइंट के साइन करने के बेसिस पे। इसके लिए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार जब एयूएम ट्रांसफर होकर के नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया तो उसे उस चीज का कमीशन नहीं मिलेगा। तो दैट्स इट दोस्तों। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं? जी नहीं, हमने देखा था कि नॉन इंडिविजुअल्स लाइक regional distributors, national distributors, banks and NBFCs can sell mutual fund. दूसरा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड का आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? क्या ये एग्जाम सेबी, एम्फी या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कंडक्ट करता है? जी नहीं, ये एग्जाम एनआईएसएम कंडक्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि इन व्हाट फॉर्म्स टू म्यूचुअल फंड अर्न कमीशन? तो आंसर इज वेरी सिंपल कि हम आपसे जो आप कमाते हो वो ट्रेल कमीशन होता है जो कि आपको स्कीम बेचने से मिलता है जो कि एएमसी आपको देती है। चौथा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या अपफ्रंट कमीशन मिलता है?
तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपफ्रंट कमीशन बोल के हमारे इंडस्ट्री में अब कुछ नहीं रहा है। जो भी कमीशन आपको मिलेगा वो 12 महीने में तोड़ तोड़ के मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी इन्वेस्टर को अगर डायरेक्ट प्लान बेचा है तो क्या उसको कमीशन मिलेगा? आंसर इज नो। डायरेक्ट प्लान्स के अंदर में कोई कमीशन नहीं होते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स ऑन दिस चैप्टर। एंड I leave you with this disclaimer that we are actually trying to help you to prepare for this exam. It is up to you that you refer to our study material and at the same time read the textbook which is given. बाकी हमारे चैप्टर वाइज मॉक क्वेश्चनर्स हैं, आप चाहें तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं by subscribing to our channel. Thank you so much.